स्पर्नाकुलम कॉर्ड टेस्टिस को उसके स्क्रोटल सैक से पकड़ के या जोड़ के रखने का काम करता है, ताकि टेस्टिस जो है वो रोटेट ना करे। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टेस्टिस जो होती है वो थोड़ी लॉन्गर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वो लंबा होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रोटम होता है बेटा, इसका टेम्परेचर 2.5 डिग्रीज लेस होता है। इसके बाद मैंने आपको और बताया था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल्स में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? वो होता है बेटा टेस्टीज। ठीक है, एंड जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है उसमें एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड पेनिस आता है। ठीक है, उसी तरह फीमेल्स में अगर आप बोलेंगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा? ओवरीज है। लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, वजाइना है, मेमोरी ग्लैंड्स है। ये सारे जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद मैंने आपको और बातें बताया था कि जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। मेल्स में अगर आप बोलेंगे तो लो पिच वॉइस, हेयर ऑन द फेस, शोल्डर्स आर ब्रॉड जो है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें होती है। फीमेल्स में आपको पता है बेटा हाई पिच वॉइस होती है, मेमोरी ग्लैंड्स जो है वेल डेवलप हो जाते हैं, नो हेयर ऑन द चेस्ट ऐसा होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद शोल्डर जो है नैरो होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको सेक्सुअल इवेंट्स बताया था। सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद होता है बेटा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, इंसेमिनेशन बोल रहा हूं, इसको याद रखिए। इंसेमिनेशन का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक, या सीमेन का ट्रांसफर इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक को क्या बोलते हैं बेटा? इंसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद 7 दिन के बाद क्या हुआ? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद जेस्टेशन पीरियड हुआ 9 महीने का, 270 दिनों का। उसके बाद पार्चुरेशन हुआ, डिलीवरी हुई। ठीक है, एंड उसके बाद फीमेल का लैक्टेशनल पीरियड चालू हो गया बेटा, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। इसके अलावा मैंने आपको और बताया था बेटा कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस की वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। मियोसिस रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर 23। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या करता है? फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द क्रोमोसोम नंबर। ये चीजें भी बता चुका हूँ बेटा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको मेल सेक्स ऑर्गन्स की बहुत सारी चीजें बताया था बेटा, कि अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग क्या फंक्शन होता है करके। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा सेमाइनल वेसाइकल 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद अगर आप बोलेंगे, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 10% जो है वास डिफरेंस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड टेस्टिस के स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट करता है बेटा। ठीक है, इसके बाद अपन ने एक डायग्राम देखे थे पेनिस का क्रॉस सेक्शन का। मैंने आपको बताया था बेटा कि यहाँ पे डीप वेन्स होती है एंड यहाँ पे यूरेथ्रल की ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे डीप आर्टरीज में ड्रिप आर्टरीज में इतना ब्लड फ्लो बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से यूरेथ्रल दब जाता है, एंड इसकी वजह से जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताया था, सरकमसीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पेनिस है, ये ग्लांस पेनिस है, तो ग्लांस पेनिस के ये वाले रीजन पे क्या होता है बेटा? यहाँ वाले रीजन पे होता है प्रीप्यूशियल ग्लैंड। क्या होता है? प्रीप्यूशियल ग्लैंड। क्या होता है? ये वाले रीजन पे प्रीप्यूशियल ग्लैंड होती है। इसके बाहर वाला जो रीजन होता है, ये जो होता है बेटा, इसको बोलते हैं आप फोरस्किन, बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये वाला जो होता है जिसको आप फोरस्किन बोलते हैं, वो बना है तो होता है बेटा कॉर्पस कैवर्नोसम से। ये जो फोरस्किन बनी होती है ना, जो फोरस्किन होती है, जो ऊपर की स्किन होती है पेनिस के ऊपर की, उसको वो बनी होती है बेटा कॉर्पस कैवर्नोसम से। कैसे बनी होती है? कॉर्पस कैवर्नोसम से। एंड ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला जो मेन पेनिस का पार्ट है, ये बना होता है बेटा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो इसकी जो स्किन बनी है वो कॉर्पस कैवर्नोसम से बनी है बेटा, एंड मेन जो ये पेनिस का शेफ्ट वाला पार्ट है, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से बना होता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बात बताया था कि ये जो प्रीप्यूशियल ग्लैंड है, इसमें से बहुत सारा सिक्रीशन निकलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे व्हाइटिश कलर का फ्लूइड जम जाता है पेनिस के नेक वाले रीजन पे, यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं बेटा स्मैग्मा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्मैग्मा।
एंड ये स्मैग्मा जो है बड़ा खतरनाक होता है। अगर एक पर्सन, एक लड़का प्रॉपरली इसको वॉश नहीं कर रहा है अपने ग्लैंस पेनिस को, नहाते वक्त प्रॉपरली फोरस्किन को, कॉर्पस कैवर्नोजम को पीछे खींच के ग्लैंस पेनिस वाले हिस्से को बहुत अच्छे से साफ करना पड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत सारा स्मैग्मा जमा हो गया, ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली ये व्हाइट होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है बेटा, क्योंकि इससे नेक्रोसिस ऑफ दैट ग्लैंस पेनिस होता है, मतलब सड़ना चालू कर देता है पेनिस। एंड ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए आपने सुना होगा ना, मुस्लिम्स लोगों में आपको पता है बचपन में ही खतना कर देते हैं। तो खतना करना मतलब क्या होता है? खतना करना होता है बेटा सरकमसीजन। क्या करते हैं? सरकमसीजन करते हैं। सरकमसीजन का मतलब होता है कि ये जो कॉर्पस कैवर्नोजम का पार्ट है, ये फोरस्किन है, इसको वो लोग निकाल देते हैं। वेरी क्लियर? तो एक रिचुअल होता है इनमें, ये, और ये जो प्रोसेस है बेटा, ये बचपन में ही की जानी चाहिए। ठीक है? तो ऐसे ही कुछ अपन ने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह देखे थे बेटा लास्ट क्लास में। ठीक है? तो आई होप सभी को ये समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है बेटा, चलिए, तो इतना अपने को समझ में आ गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में मैं आपको बता सकता हूँ इस वक्त भी, कि जैसे अगर आप बोलेंगे ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन था, मैंने आपको बताया था 30% जो है प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है बेटा। एंड इसमें बहुत सारे एंजाइम होता है। जैसे अगर आप बोलेंगे तो इसमें होता है बेटा साइट्रिक एसिड भी होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसमें साइट्रिक एसिड होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है, अमाइलेज भी होता है। ऐसा नहीं सलाइवरी अमाइलेज ही है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में जो स्पर्म है एंड इन सारी चीजों, मतलब ये कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बेटा। इसके अंदर पेप्सिनोजन एंजाइम्स भी होते हैं, पेप्सिनोजन एंजाइम्स। इसके बाद फाइब्रोलाइसिन एंजाइम, एल्ब्यूमिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आप ऐसे बोल सकते हो बेटा, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है उसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स की तरह काम करता है। ठीक है? तो इतना डिटेल में इस चैप्टर में मत जाइए, आपके शीट में भी नहीं दिया हुआ है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। ठीक है? तो चलिए अभी अपन स्टार्ट करते हैं बेटा रेजोनेट के कंसेप्ट। ठीक है? तो इतना आप चीजें अपन बहुत अच्छे से देख चुके थे। इसके आगे के कंसेप्ट को अपन देखते हैं। ठीक है? तो रेजोनेट कंसेप्ट को देख लेते हैं बेटा, पढ़िए। निशिका, आर यू देयर? निशिका, हाँ पढ़ो बेटा ये। ओके, ठीक है बेटा, तो अब इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी है। कभी कभी ये जो कंसेप्ट है ना, रेजोनेट कंसेप्ट, ये एमसीक्यू में एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन में काम आने वाले हैं आपके। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं बेटा कास्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, चाइना जैसी कंट्रीज में अगर एक मेल पाया गया कि उसने रेप कर रहा है बार बार, मतलब 2 बार से ज्यादा उसने रेप कर लिया है, रेप केसेस में पकड़ा गया है, तो उसका सीधा कैस्ट्रेशन करते हैं। एंड चाइना में ऐसा बोला जाता है बेटा कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज की जाती है। मतलब पहले तो वो फीमेल को सेक्सुअली हरास करते हैं, अब्यूज करते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी को भी मार काट डालने की चीजें करते हैं बेटा। तो ये बहुत ही जो होता है चाइना में, इसकी वजह से वहां पे क्लियर कट एक लॉ है कि इफ अ पर्सन इज फाउंड टू बी रेपिंग अगेन एंड अगेन, एंड उसके जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है बहुत ज्यादा है, तो सीधा सीधा उसको आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि कैस्ट्रेशन कर देते हैं। मतलब सीधा सीधा उसकी टेस्टिस को कट कर देते हैं एंड उसको जेल में फेंक देते हैं। ठीक है? मैं चाहता हूँ ऐसा ही कुछ सिस्टम इंडिया में भी आ जाए। ठीक है? लेकिन देखिए ये जो है ना चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। देखिए अगर आपने मतलब एक थोड़ा-सा एक टॉपिक से हटके, टॉपिक से ही रिलेटेड है। अगर हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी सेक्शन 375? देखा है क्या मूवी ये? कितने लोगों ने देखा है सेक्शन 375?
किसी ने देखा है क्या? हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। अगर टाइम मिले ना कभी, तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। अक्षय खन्ना की है मूवी, ठीक है? ओमकार ने बोला हाँ, मैंने देखी है सर। अच्छा, ओमकार ने देखी है, तरुल बोल रहा है, ओके। सेक्शन 375 में ऐसा दिखाया गया है बेटा कि फीमेल्स जो लॉ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, उनको कैसा खुद के बदले के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी है। इसलिए पता है क्या? हर चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की एक नॉर्मल लड़के को, इज़्ज़तदार लड़के को फँसाने की कोशिश कर रही हो, ऐसा भी है। देखिए, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन देयर आर सम फीमेल्स जो ऐसा कर सकती है, ठीक है? तो उसके लिए प्रॉपर जाँच होने की ज़रूरत होती है बेटा, ठीक है? एंड जो आपको मैंने आपको बताया था बेटा, फ्रुक्टोज़ टेस्ट की जा सकती है, ठीक है? क्योंकि मेल स्पर्म में एंड सीमेन में फ्रुक्टोज़ होता है, जो कि फीमेल वजाइना में पाया जाता है आफ्टर सेक्स, ठीक है बेटा? चलिए, तो ये थोड़ी चीज़ें थी, इसको अपन ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपको पता है बेटा कि जो बहुत ही एग्रेसिव बुल होते थे, उनके भी आप ऐसे बोल सकते हो कास्ट्रेशन करते थे, ताकि वो थोड़ा लेस एग्रेसिव हो जाए, ठीक है? अब इरेक्शन ऑफ जो पेनिस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आपको बताया था इरेक्शन, पेनिस का इरेक्शन होना, ये काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन उसमें से सीमेन का निकलना, इजैकुलेशन होना, ये कौन करता है? ये करता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है बेटा? इसके बाद मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन मतलब सुसु, ठीक है? मैच्यूरेशन मतलब एक्ट ऑफ रिलीजिंग और पासिंग ऑफ यूरिन, ठीक है बेटा? तो ये भी कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसलिए तो वॉशरूम करते समय अपने को अलग ही रिलैक्सेशन फील होता है, बिकॉज़ अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस टाइम पे काम कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन कीजिए, आप 1 डेढ़ घंटे से वॉशरूम को रोके हुए अचानक से फिर आपको बाथरूम मिल जाता है, तो यू फील वेरी रिलैक्स। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लग जाता है बेटा इसमें, ठीक है? इमिशन, इमिशन भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा। इमिशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑन सीमेन इन मेल जेनिटल ट्रैक्ट। मेल जेनिटल ट्रैक्ट में से जब वो जाने लगे, उसको इमिशन बोलते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसमें एक ये देखिए इमिशन आया है ना अभी वर्ड, तो इसी को बेटा अभी के अभी अपन पूरी सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। ये थोड़ी देर में आने ही वाली है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए। ओह! यस, ये तो आधी ही है यार, टर्मिनोलॉजिस, ठीक है। ठीक है, थोड़ी-थोड़ी, धीरे-धीरे आएगी बेटा। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ा देता हूँ। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है बेटा? स्पर्म का प्रोडक्शन। टेस्टिस में आपको पता है कि स्पर्मेटोगोनिया रहेंगे, फिर उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड, एंड स्पर्मेटिड से फाइनली क्या बनेंगे बेटा? स्पर्मेटोज़ोआ, या आप स्पर्मेटोज़ोआ को क्या बोल सकते हो? स्पर्म। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू टिल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये जो पूरी प्रोसेस है बेटा, या आप इसको गैमेटोजेनेसिस भी बोल सकते हो। इसको आप बोल सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस, ठीक है बेटा? दूसरी जो है स्पर्मेटो, तरुल ध्यान दे बेटा, यहाँ पे कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा डुप्लीकेशन या मल्टीप्लिकेशन फेज, आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होता है। मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, ये फॉर एग्जांपल 2n है, ये 2n है, फिर से आप ऐसे बोल सकते हैं उनका 2n में कन्वर्शन होता है। मतलब ये माइटोटिक डिवीजन करता है, ठीक है? कुछ बोलना है बेटा तरुल? किसी को कुछ बोलना है? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? ठीक है बेटा? तो ये जो टर्मिनोलॉजी है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स डुप्लीकेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोसिस या स्पर्मेटिलियोसिस, स्पर्मेटिलियोसिस, ठीक है बेटा? देखिए 3 नाम है अलग-अलग। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है, स्पर्मियोजेनेसिस है, या स्पर्मियोसिस है, या फिर स्पर्मेटोलियोसिस है, ठीक है? इसका मतलब है बेटा कि ये जो स्पर्मेटिड है, इसमें ये कन्वर्ट हो चुके हैं स्पर्मेटोज़ोआ में। अभी थोड़ी देर में आपके सामने एक डायग्राम आ जाएगा बेटा। ये जो स्पर्मेटिड होते हैं, स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाते हैं, इनमें टेल वगैरह लग जाती है,
एंड ये किस में कन्वर्ट होते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा स्पर्मेटोज़ोआ या स्पर्म में। तो ये जो प्रोसेस है, इसको अपन बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोज़ोआ स्पर्म, ठीक है? ये अपने को पता है। लास्ट जो है बेटा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है बेटा कि जब स्पर्म रिलीज होते हैं इन सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स। कौन से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है? इसके पहले अपन ने जो देखे थे बेटा वो होते हैं यस स्पर्मिएशन। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सर्टोली सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तक वो जब जाएंगे तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा स्पर्मिएशन, ठीक है? चलिए, एंड इसके बाद जो आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मैंने आपको बताया था बेटा कि इंसेमिनेशन का मतलब है जब मेल कॉपुलेशन के दौरान फीमेल के बॉडी में या वजाइना में या यूट्रस में, सर्विक्स में स्पर्म्स को डालेगा, तो उसको क्या बोलता हूँ? इंसेमिनेशन। एंड इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है? इजैकुलेशन का मतलब होता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म जो वास्ट डिफरेंस है बेटा, वास्ट डिफरेंस में से सेमाइनल वेसिकल्स में से ये बाहर निकलेंगे। मतलब ग्लांस पेनिस में से, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये पेनिस वाला हिस्सा है, यहाँ से स्पर्म निकलने की जो प्रोसेस है, इसको इजैकुलेशन बोलते हैं, इसको कम भी बोलते हैं। ठीक है बेटा? तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है मैं आपको इसको फ़ोटो दे चुका है। थोड़ी-सी कभी-कभी इसमें ना कन्फ्यूजन होने होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? क्योंकि नाम एक जैसे है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब होता है मल्टिप्लिकेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा स्पर्मेटिड का कन्वर्शन इनटू स्पर्मेटोज़ोआ, एंड स्पर्मिएशन का मतलब होता है बेटा कि सर्टोली सेल से वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे गए हैं। ठीक है? सर्टोली सेल से कहाँ गए हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे, ठीक है? वास्ट डिफरेंस को कट कर दीजिए। मोर टेक्निकली ये करेक्ट है। सर्टोली सेल से कहाँ गए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे गए, ठीक है बेटा? चलिए, तो इतना आ चुका है अपने को, ओके? ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है बहुत ज़्यादा ईज़ी है बेटा, आपको 2 मिनट में आ जाएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या-क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले है यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है? तो ये हो गए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में भी 2 टाइप होते हैं बेटा। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के 2 टाइप होते हैं। एक होता है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और दूसरा होता है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। तो ये जो टाइप ए होता है ना, ये टाइप ए डार्क न्यूक्लियस का होता है बेटा, ठीक है? एंड ये जो टाइप बी है ये फ्यूचर में स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करने वाला है, ठीक है? तो ये जो है, ये टाइप बी है। इसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा, ये पेल न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? पेल कलर का होता है, ठीक है? डार्क नहीं होता है, पेल होता है। एंड ये बी वाला जो है, स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप, यही फ्यूचर में क्या बनाने वाला है? स्पर्म बनाने वाला है, ठीक है? तो आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया है। डिफरेंशिएशन होने के बाद ये काय में कन्वर्ट हो गया है? स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो गया है स्पर्मेटोसाइट्स में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। नंबर दूसरी बात, पॉइंट टू बी नोटेड भाई साहब, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर है 46, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम है 23। तो इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर हुआ है मियोसिस 1, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? ओके, ठीक है? तो इसके अंदर क्या हो गया है? इसके अंदर हुआ है मियोसिस 1। मियोसिस 1 आपको पता है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। वेरी क्लियर? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर कितना है? क्रोमोसोम नंबर है बेटा हाफ। वेरी क्लियर? इतना याद रखेंगे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 46 दैट इज 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 23 मतलब n, है ना? चलिए, इसके बाद आपको पता है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें n है, तो इसमें मियोसिस 2 होगा एंड मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। यहाँ पे भी n है, ठीक है बेटा? यहाँ n है, यहाँ n है, ठीक है? यहाँ पे भी n, 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 n हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? माइटोटिक डिवीजन है बेटा। अब इसका जो स्पर्मेटिड है बेटा, स्पर्मेटिड का कन्वर्शन होगा इनटू स्पर्मेटोज़ोआ, एंड जो स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोज़ोआ में कन्वर्शन होता है, उस प्रोसेस को मैंने क्या बोला था? मैंने उसको बोला था बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला था? स्पर्मियोजेनेसिस। बोला था ना भैया, थोड़ी देर पहले तो अपन ने देखे कि जब जो ये होते हैं बेटा स्पर्मेटिड, उसका कन्वर्शन होता है इनटू स्पर्मेटोज़ोआ। तो ये क्या है? ये चारों है स्पर्मेटिड,
इनका कन्वर्शन किस में हुआ है? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोल सकते हो आप इसको बेटा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलता हो? स्पर्मियोजेनेसिस, है ना? बहुत ईज़ी चीज़ है यार। चलिए, तो इसी चीज़ को बेटा अपन एनसीईआरटी वाले इससे भी देखते हैं, ठीक है? एक बार इसको देख लीजिए बेटा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम है, तो टाइप ए जो होता है, ये अपने काम का नहीं होता है, ये डार्क न्यूक्लियस के साथ होता है। लेकिन टाइप बी जो है वो अपने काम का है बेटा। इसी का फर्दर डिफरेंशिएशन होके ये आपको पता है काय में कन्वर्ट होने वाला है? स्पर्म में कन्वर्ट होने वाला है। वेरी क्लियर, ठीक है? चलिए, तो ये सारी चीज़ें अपने को अभी पढ़ने का है। ये जो है पूरी प्रोसेस अपने को पढ़ने की है बेटा, ठीक है? अब इसको एनसीईआरटी के डायग्राम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ बेटा, ठीक है? देखिए, एकदम ध्यान इधर रखिए, बिल्कुल बहुत ईज़ी चीज़ है। देखिए, सबसे पहले है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। ये जो है ना, ये जो है, ये सारे हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? इसके बाद ये जो है, इनका कन्वर्शन होने वाला है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी-अभी अपन ने देखे थे कि स्पर्मेटोगोनियम सेल्स का कन्वर्शन होने वाला है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या है? क्रोमोसोम नंबर है बेटा 46, ठीक है? तो ये जो है, ये कन्वर्ट हो चुके हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये, ठीक है? अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का कन्वर्शन होने वाला है इंटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46, लेकिन इधर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर 23, क्योंकि यहाँ पे कौन-सी प्रोसेस हो गई? यहाँ पे हो गया है भैया मियोसिस 1। मियोसिस 1 हो गया है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड इसके बाद सेकेंडरी किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? स्पर्मेटिड। एंड स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, तो वो एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है? तो अगर आप बाजू में देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। The spermatid are transformed into spermatozoa by the process of spermiogenesis. That means ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है the spermatid get transformed into spermatozoa by the process of spermiogenesis. ठीक है? तो यही पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, बहुत ईज़ी है, ठीक है? सबसे पहले एक देखिए यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम सेल्स थे, इनका कन्वर्शन हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, क्रोमोसोम नंबर 46। प्राइमरी का कन्वर्शन हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर क्या है? 23। क्यों है 23? क्योंकि मियोसिस 1 हुआ। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का कन्वर्शन स्पर्मेटिड में हुआ एंड स्पर्मेटिड का कन्वर्शन हुआ स्पर्मेटोज़ोआ में या स्पर्म में। एंड क्या कौन-सी प्रोसेस से हुआ? स्पर्मियोजेनेसिस से हुआ, है ना बेटा? ठीक है? कितना ईज़ी है यार, कुछ भी दम नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज़ द ईज़ीएस्ट चैप्टर एवर सीन, ठीक है? हाँ सर, आप ऐसे ही बोलते हो हर चैप्टर के वक़्त। ठीक है, निशिका पढ़ो बेटा ये, ठीक है? चलिए, तो यही चीज़ अपन एक बार रीड आउट करके भी खत्म कर देते हैं। थोड़ी 1-2 चीज़ अपने को नई पता चल सकती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, स्पर्म बनने की प्रोसेस है, वो कितना टाइम लगाती है, ठीक है? चलिए, तो 2 महीने लगता है ऑन एन एवरेज। चलिए, इसको पढ़ते हैं बेटा। निशिका पढ़ो बेटा। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस होने वाला है, ठीक है? तो और कब स्टार्ट होता है बेटा? ये प्यूबर्टी में होता है। स्पर्म प्रोडक्शन मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है, ठीक है बेटा? एंड कब स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ 12 टू 13, ठीक है? जब उनको प्यूबर्टी आती है। इसके बाद ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थे, जो मेन सेल्स थे, वो बहुत बार डिवाइड होते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो, पहले वो कन्वर्ट होने वाले हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड एंड फाइनली वो स्पर्मेटोज़ोआ में कन्वर्ट होंगे। स्पर्मेटोज़ोआ मतलब स्पर्म, ठीक है?
फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन टेक्स प्लेस 9 to 10 वीक्स। 9 to 10 वीक्स मतलब 4 वीक में 1 महीना, ठीक है बेटा, 8 वीक में 2 महीने, और 9 से 10 वीक मतलब 2.5 महीने। 2 महीना 1 हफ्ता, 2 महीना 2 हफ्ता, मतलब 10 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट 2.5 महीने में एक स्पर्म बन के रेडी होता है बेटा। इतनी लंबे प्रोसेस चलती रहती है। एंड आपको बता दूं, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है मेल्स में, इस वक्त भी स्पर्म का प्रोडक्शन चलते रहता है, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद इट ऑकर्स इन 4 स्टेजेस। तो सबसे पहले ये कौन से स्टेप्स में होता है बेटा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मैंने आपको बताया था, इसी को मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं बेटा। ये जो है स्पर्मेटोगोनिया खुद को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? मियोसिस 1 होता है बेटा। मियोसिस 1 के बाद काय में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है बेटा मियोसिस 2, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन है बेटा। फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं अपने स्पर्मेटिड में, एंड स्पर्मेटिड के ऊपर क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का कन्वर्शन इनटू स्पर्मेटोजोआ, है ना बेटा। यही चीज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरी स्टेप्स आपको दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली स्टेप क्या है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरा है फिर मैच्योरेशन डिवीजन, फिर मियोसिस। इसके बाद आ जाएगा आपका मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद आपका स्पर्मियोजेनेसिस बेटा, ठीक है। तो एक आपको मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ बेटा, ये पूरी जितनी भी चीजें हैं इसको आप रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कौन से वाले कन्वर्ट होने वाले हैं बेटा? टाइप बी वाले होने वाले। अगर आप बोलेंगे ना, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के 2 टाइप होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। तो ये जो टाइप ए होता है, ये डार्क न्यूक्लियस का होता है, अपने काम का नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेम सेल्स की तरह काम करने वाला है, ठीक है। एंड ये जो टाइप बी होता है बेटा, ये पेल न्यूक्लियस का होता है, एंड ये फ्यूचर में क्या किसको देने वाला है? गिव राइज टू स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्म सेल्स को बनाने वाला है। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। इतना ही याद रखना है। इसके डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आते हैं बेटा आपका स्टेप 2, दैट इज मैच्योरेशन डिवीजन। तो इसको भी पढ़ लीजिए बेटा। इसमें आने वाला है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और आपको पता है बेटा, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये कन्वर्ट होने वाला है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, एंड इसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए बेटा, मैच्योरेशन डिवीजन। पढ़ो। पढ़ो ना। ठीक है बेटा, देखिए, जब भी आपको कभी भी ये देखिए, कभी भी आप पढ़ते रहे ना, तो कभी भी कोई भी पैराग्राफ में आप इंपॉर्टेंट चीजें देखने की कोशिश कीजिए। मुझे लग रहा है कि मियोसिस 1 में अपने को पता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होते हैं। इनके बाद ये किस में जाने वाले हैं? ये मियोटिक डिवीजन में जाने वाले हैं, रिडक्शनल डिवीजन में जाएंगे। क्या बनाने वाले हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसके पास क्रोमोसोम नंबर क्या है? 23 है, ठीक है बेटा। इसके बाद ये जो स्पर्म जाने वाला है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, या फिर बनते समय भी आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। देखिए, इसमें आपको पता है ना बेटा, निशिका को एडमिट कीजिए।
कहाँ एडमिट करूँ उसको? ओके, ठीक है बेटा। तो आपको पता है बेटा कि ये जो क्रोमोसोम्स है, इसमें आपके मम्मी के एंड पापा के दोनों हैं। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो आपको पता है कि इसमें दोनों के क्रोमोसोम होता है बेटा। इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, कुछ कैरेक्टर्स एक्सचेंज होंगे एंड इसके बाद इनका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ये कन्वर्ट होने वाले हैं 4 स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है? स्पर्मेटोज़ोआ में, ठीक है बेटा? तो इसके टाइम पे आपको पता है बेटा इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी एंड रिकॉम्बिनेशन होने वाला है नई चीज़ों का, ठीक है? इसलिए आपके स्पर्म में या आपके ओवम में आपके जो मम्मी-पापा के जो कैरेक्टर्स है, उसके भी क्रॉसिंग ओवर होती है एंड उसके बाद जो अलग-अलग स्पर्म या ओवम बनते हैं बेटा, ठीक है? इसकी वजह से फिर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस होते हैं एंड इसकी वजह से न्यू कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। इसलिए जो जेनेटिकली ऑर्गेनिज़्म पैदा होता है बेटा, वो पेरेंट से अलग दिखाई देता है, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से बन चुका है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। तो क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी 23 है, इसका फर्दर क्या होगा? 23 एंड 23 ही होगा बेटा, ठीक है? तो स्पर्मेटिड इज हैविंग स्पर्म इज हैविंग 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है? ये समझ गया बेटा, ठीक है? इसके बाद जो इसके बाद की प्रोसेस है, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन चुके हैं बेटा। अब इसके अंदर क्या होने वाला है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का कन्वर्शन हो गया है स्पर्मेटिड में, ठीक है? किसमें कन्वर्ट हो चुका है? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में होगा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है बेटा? इसको भी पढ़ लीजिए बेटा, इसमें और 2-3 पॉइंट्स है जो मुझे बताना है। तो स्टेप 3 आ चुके हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। पढ़ो। ठीक है बेटा? ये पॉइंट याद रखने वाला है आपको कि स्पर्मियोजेनेसिस तो है कि स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो गया स्पर्मेटोज़ोआ में, लेकिन स्पर्मिएशन क्या होता है बेटा? स्पर्मिएशन होता है कि सर्टोली सेल से स्पर्म रिलीज़ हो गए हैं कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फर्दर वो वास डिफरेंस की तरफ जाने वाले हैं। तो ये जो है सर्टोली सेल्स से निकल चुके हैं, सॉरी, रिलीज़ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब वो वास डिफरेंस की तरफ जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन, ठीक है? तो ये बात याद रखेंगे इसको, स्पर्मिएशन किसको बोल रहे हैं करके, ओके? ठीक है। कभी-कभी इसमें थोड़ा अलग भी बोलते हैं बेटा, कभी-कभी स्पर्मिएशन की जो प्रोसेस है ना, मोर टेक्निकली करेक्ट मैं आपको बता दूँ ना तो ये है, सर्टोली सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की तरफ जाना लगे एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस की तरफ जाने लगे। ठीक है बेटा? तो इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है? अलग-अलग बुक में अलग-अलग दिया हुआ है। ठीक है? तो एपिडिडाइमिस आपको पता है बेटा, ये क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं स्पर्म को। ठीक है? तो सर्टोली सेल्स से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपेंडिडाइमल सेल्स, वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है? एक बार इसको एनसीईआरटी से भी देख लीजिएगा। ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एपिडिडाइमिस है, ये स्टोर करता है स्पर्म को, ठीक है? ड्यूरिंग इरोज़ल, मतलब जब पेनिस इरेक्ट हो चुका है, तब इजैकुलेशन की जब बारी आती है, तो एपिडिडाइमिस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत फ़ोर्सफुली एंड इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो स्टोर्ड स्पर्म्स है ना बेटा, ये स्टोर्ड स्पर्म्स कहाँ जाते हैं? सीधा ये पहुँच जाते हैं टुवर्ड्स वास डिफरेंस एंड वास डिफरेंस से ये बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग इजैकुलेशन ये होता है, ठीक है? चलिए, तो इतना अपने को समझ में आ गया। चलिए, इसको रेजोनाइट कांसेप्ट को भी एक बार देख लेते हैं बेटा। इसको पढ़िए बेटा। दिखाई दे रहा है क्या अच्छे से? पढ़ने की कोशिश करो उसको। हुँ, ठीक है।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखने वाली है। देखिए एस्केरिस याद है आपको? एस्केरिस ह्यूमन सॉरी एनिमल किंगडम याद है ना? एस्केरिस याद है? राउंड वर्म्स में आते हैं बेटा। फीमेल्स आर लॉन्गर, मेल्स आर शॉर्टर। इसमें मैंने आपको बताया था उनके पास वुल्वा भी होता है, पेनाइल सीटे होता था, याद है कि नहीं? स्पिक्यूल बताया था मैंने, मेल के एंड पे स्पिक्यूल होता है जो उसके पेनिस की तरह होता है। याद आता है कुछ तो भी? वो जो है बेटा, इनके जो स्पर्म होते हैं वो अमीबॉइड स्पर्म की जैसे होते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसके बाद प्राइमोर्डियल सेल्स, जर्म सेल्स डेवलप्ड इन एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये पहले ही बता चुका हूँ बेटा मैं, कि ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, पहले मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके जो जर्म सेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताया था ना कि ये योक सैक की तरफ माइग्रेट करते हैं, है ना? तो ओरिजिनली वो पैदा कहाँ पे हुए हैं जर्म सेल्स? वो पैदा हुए हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में। लेटर ऑन दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द योक सैक एंडोडर्म, ठीक है? एंड गोनाड्स में वो फिर पाए जाते हैं बेटा, ठीक है? इसके बाद एंड्रोजन क्या होता है बेटा? एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं बेटा, एक होता है टेस्टोस्टेरोन एंड दूसरा होता है डाइहाइड्रो एपी टेस्टोस्टेरोन, एपी एंड्रो एंड्रोस्टेरोन, ठीक है बेटा? तो ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बनने लगे DHEA, तो इसकी वजह से बाल्टनेस बहुत आती है, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन तो इंपॉर्टेंट है, ये मर्दानगी के लिए जरूरी है, लेकिन इसका कन्वर्शन इधर भी होता है कभी कभी DHEA, इसलिए जो हेयर फॉल होता है ये बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली एम लाइक बाल्टनेस पैटर्न बनने लगता है, जिनमें बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स का सीक्रेशन ज्यादा होने लगता है ना, तो इनमें बाल्टनेस आती है बेटा, ठीक है? इसके बाद अगर आप बोलेंगे अ मेल इजैकुलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म, अब ये कैलकुलेट करो भाई, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स, ठीक है? तो 200 मिलियन इज इक्वल्स टू, ठीक है, 10 लाख इंटू 200। अब ये तुम कैलकुलेट करो, मेरा मैथ्स कच्चा है, ठीक है बेटा? तो एक स्पर्म जब एक मेल इजैकुलेट करता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो 3.5 ml से 5 ml तक सीमेन रिलीज करता है, मतलब उसका जो व्हाइट फ्लूइड निकलता है ना, 3.5 से 5 ml के बीच में निकलता है, एंड इसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं बेटा। इसमें से बहुत कम होते हैं कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक, ओवम तक, एम्पुला वाले रीजन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है? दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर killed in the environment present in female reproductive tract. Now my question to you is what is there in, अच्छा एसिडिक एनवायरनमेंट दिया हुआ है बेटा, एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अगर आप बोलेंगे ना तो वजाइना, यूट्रस, वजाइनल ट्रैक्ट, इन सब का वजाइनल ओरिफिस, इसका जो पीएच होता है बेटा वो कितना होता है कि स्पर्म्स मर जाते हैं? आपको पता है स्पर्म्स को बेसिक एनवायरनमेंट पसंद आता है, इसको 7.5 के ऊपर का एनवायरनमेंट पसंद आता है स्पर्म्स को, लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वजाइना का पीएच कितना होता है कि जिससे स्पर्म मर जाते हैं? एनीवन? विनित, आंसर। व्हाट इज द पीएच ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट? स्नेहा सिद्धांत बोल। 3.5? ये कहाँ लिखा मिला तेरे को? इट इज अराउंड, इट इज अराउंड 4 to 4.5 बेटा। 3.5 बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो गया एक्चुअली। आइडियली अगर जहां तक मैंने पढ़ा है, शायद हो सकता है मैं भी गलत हूँ बेटा, आप एक बार मुझे दिखा दीजिएगा कि कहाँ आपको लिखा हुआ मिला है 3.5, लेकिन जो पीएच होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वो 4 to 4.5 के आसपास होता है बेटा। 3.5 पास है उसके, ठीक है? लेकिन जहां तक मेरे को पता है मेडिकल बुक्स में भी 4.5 पीएच के आसपास होता है बेटा, ठीक है? चलिए, तो इतना समझ में आ चुका है अपने को, ठीक है? ओके, चलिए, तो अब इसके बाद आते हैं बेटा आपका जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, इसको अपन थोड़ा-सा देखते हैं कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या-क्या सेल्स होते हैं, ठीक है बेटा? ये अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है? स्पर्मेटोगोनिया गेट कन्वर्टेड इंटू प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोज़ोआ, ये हो चुका है अपना, ठीक है बेटा?
इसके बाद ये जो है स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट है, एक्रोसोम क्या होता है, नेक क्या होती है, मिडल पीस क्या होता है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, फिर ये टेल होता है। ये तो ऑलरेडी अपन 8, 9, 10th क्लास में भी पढ़ चुके होते हैं बेटा, ठीक है? चलिए तो इसमें स्पर्म की थोड़ी डिटेल्स पढ़ते हैं बेटा इसमें। अच्छी डिटेल्स दी हुई है रेजोनेंस की शूट शीट में, मतलब अच्छी खासी दी है, इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं कभी-कभी, ठीक है? तो इसको भी पढ़ लेते हैं बेटा। पढ़िए, निशिका आलिया का है? पढ़। विनीत, गूगल पे 5 से लोअर बोल रहा है। हाँ, तो बेटा 5 से लोअर ही रहेगा ना। 5 से लोअर मतलब आइडियली 4 टू 4.5 होता है बेटा पीएच। पीएच ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ना, हाँ। 4 टू 4.5 ही होता है। एक बार फिर से मैं रीचेक कर सकता हूँ बेटा। हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, लेकिन 4 टू 4 पॉइंट आइडियल है पीएच, ठीक है? चलिए। 3.5 टू 4 गूगल पे। यार मेडिकल बुक्स में एक्चुअली 4 टू 4.5 बोलता है बेटा, क्योंकि मैंने वो पढ़ी थी ना। मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं मेडिकल में था। तब मैंने 4 टू 4.5 पढ़ा था। ठीक है, एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेंगे बेटा। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो निशिका पढ़ो बेटा इसको अभी, हाँ? ठीक है बेटा, 1 सेकंड रुकिए, ठीक है? द मैच्योर स्पर्म क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट है? इसके पास एक हेड है, इसके पास एक नेक है, नेक के पास एक मिडल पीस है एंड मिडल पीस के बाद इसका टेल वाला पार्ट है। तो 4 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है बेटा? इसके अंदर बहुत ही कम साइटोप्लाज़्म होता है। मतलब आप इसमें बोलेंगे ना कि इसके हेड वाले रीजन में बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज़्म होगा, नहीं है। बहुत कम साइटोप्लाज़्म है एंड यहाँ पे इलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस बोले तो क्या? 23 क्रोमोसोम्स है ना बेटा? एन या 23 क्रोमोसोम्स बोल सकते हो एंटीरियर वाले रीजन में। अगर आप स्पर्म के आगे वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एंड ये कैप वाला स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? ये कैप वाला स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम। अब एक्रोसोम के अंदर ही बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम्स होते हैं एंड इस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को बोलते हैं बेटा स्पर्म लाइसेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्म लाइसेंस। क्योंकि इसके अंदर बहुत बढ़िया-बढ़िया एंजाइम्स है जो स्पर्म को हेल्प करने वाले हैं ओवम के अंदर एंट्री करने के लिए। ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वो है बेटा हाइलुरोनिडेज़। क्या नाम है इसका? हाइलुरोनिडेज़। देखिए स्पर्म लाइसिन ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है एंड इस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स में है हाइलुरोनिडेज़, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स एंड ज़ोना लाइसिन। ठीक है? तो आपको पता है ना बेटा कोरोना फिलहाल तो बहुत फैला हुआ है कोरोना, ठीक है बेटा? तो ये लेयर होती है ओवम की, ठीक है? अगर आपको एक टर्मिनोलॉजी बोलूँ ना, तो कोरोना हार्ट को भी बोलते हैं बेटा। हार्ट को भी अल्टरनेट नाम कोरोना है, ठीक है? कोरोना जो होती है, ये लेयर होती है बेटा, किसकी होती है? ओवम की जो सेकंड लेयर है उसको कोरोना लेयर होता है, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं अपन उसको, ठीक है? उसके बाद कोरोना का मतलब क्या होता है बेटा? कोरोना का एग्ज़ैक्ट मतलब होता है क्राउन। ऐसा स्ट्रक्चर जो क्राउन की तरह दिखे। और अगर आप अ, इस वक़्त इसको देखेंगे ना अपना कोरोना के वायरस को देखेंगे ना, तो उसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा क्राउन लाइक बना हुआ है। ऐसा लगता है कि किसी का ताज है करके वो, इसलिए उसको कोरोना नाम दिया है, ठीक है? कोविड-19 वगैरह, ठीक है? तो चलिए, तो स्पर्म लाइसिन में बेटा कितने एंजाइम होते हैं? इसमें होता है हाइलुरोनिडेज़, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड कोरोना लाइसिन। ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं बेटा एक्रोसोम में। जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो स्पर्म के ऊपर टोपी लाइक स्ट्रक्चर है, स्पर्म की टोपी बोलेंगे इसको अपन। स्पर्म की टोपी, इस टोपी को बोलते हैं एक्रोसोम एंड एक्रोसोम में होता है बेटा स्पर्म लाइसिन नाम के एंजाइम जो कि होता है हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स एंड ज़ोना लाइसिन एंजाइम। ज़ोना पेलिसुडा भी एक लेयर होती है जो ओवम की लेयर है बेटा। तो ओवम की सारी लेयर्स को तोड़ने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए
स्पर्म के पास तो सारे के सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बेटा, है ना? ठीक है, तो ये सब एंजाइम उसके एक्रोसोम नाम के कैप में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, तो इतना अपने को समझ चुका है बेटा। चलिए यहां से पढ़िए बेटा, यहां से पढ़िए। ठीक है, दैट डिसॉल्व द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हेल्प्स इन स्पर्म टू एंटर द ओवम। ठीक है बेटा, तो ये जितने भी स्पर्म लाइसिन एंजाइम है ना, ये स्पर्म को एंटर कराने में हेल्प करते हैं इनटू द ओवम। ठीक है, इसमें कौन से एंजाइम आता है? हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड कोरोना सॉरी जोना लाइसिन। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए बेटा, एक हल्की सी डिटेल मैं आपको दे दूं। जो हाइलुरोनिडेज है, चलिए ठीक है, चलेगा, कभी तो भी और बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, यहां से पढ़िए बेटा, एक्रोसोम से, एक्रोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है बेटा, देखिए, अब पॉइंट बहुत सारी चीजें अच्छी-अच्छी है यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली बात याद करेंगे कि जो एक्रोसोम है, ये डिराइव कौन-सी बॉडी से होता है? गोल्जी एपैरेटस से होता है, ठीक है? इसके बाद इट एक्सटेंड्स इंटो शॉर्ट नेक कंटेन्स 2 ग्रैन्यूल्स। अब इतना बात याद रखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पर्म है, स्पर्म का एक होता है बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। एंड डिस्टल सेंट्रियोल से क्या स्टार्ट होता है? डिस्टल सेंट्रियोल से स्टार्ट होती है इसकी टेल। डिस्टल सेंट्रियोल से स्टार्ट होने वाली है इसकी टेल। देखिए, गिव्स राइज टू द डिस्टल सेंट्रियोल, गिव्स राइज टू अ लॉन्ग टेल। एंड जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ओवम के लिए सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, तो वो स्पर्म का होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्यों? क्यों ओवम के लिए स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सबसे इंपॉर्टेंट है? जब फर्टिलाइजेशन होने, मियोसिस 2 को कंप्लीट करने के लिए। वेरी गुड, ठीक है बेटा। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म से सिर्फ 2 जाती है चीजें ओवम के अंदर, पूरा का पूरा स्पर्म कभी एंटर नहीं होता है। उसका हेड भी रह जाएगा, सिर्फ हेड वाले पार्ट से न्यूक्लियस अंदर चला जाएगा एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल चला जाएगा। उसका टेल वाला पार्ट जो है पूरा ओवम के बाहर ही रहता है। अब आपको पता है बेटा, देयर आर 2 सेल्स इन अवर बॉडी जिसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। कितने लोगों को सेंट्रियोल नहीं पता है? ईमानदारी से बताओ यार। एंड सेंट्रियोल का रोल क्या होता है? ईमानदारी से बताओ। आपको पता है ना बेटा? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स जो है, यहाँ से क्या निकलते हैं? यहाँ से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर। एंड स्पिंडल फाइबर किसको पकड़ते हैं? क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर वाले एरिया को पकड़ते हैं एंड सेल का डिवीजन कराते हैं। याद आया बेटा? सेल साइकिल, सेल डिवीजन में ये पढ़े अपन ने, काइनेटोकोर में। ठीक है, तो इसकी वजह से सेल का डिवीजन होता है। किसकी वजह से? सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम की वजह से। देयर आर 2 सेल्स इन अवर बॉडी व्हिच डज नॉट हैव सेंट्रियोल। कौन से हैं? एक तो है न्यूरॉन, न्यूरॉन भी कभी डिवाइड नहीं कर सकते, उनके पास दे लैक सेंट्रियोल। एंड दूसरा होता है बेटा ओवम। तो ओवम के लिए स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी को लेके वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करती है बेटा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। जो सेकेंडरी जो ये होता है ना बेटा, सेकेंडरी oocyte जो होता है, वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को लेके ही एक कंप्लीट ओवम में तो नहीं बोल सकते, ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बेटा? चलिए, तो अच्छा, इसके बाद अपन देखते हैं बेटा कि मिडल पीस में क्या है। मिडल पीस जो होता है स्पर्म का, उसमें 20 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ऑफ कोर्स एनर्जी लगेगी ना,
थोड़ी बहुत एनर्जी लगती है बेटा, तो अरेंजमेंट जो होती है, अच्छा मैंने आपको एक बात बताया था बेटा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होता है इन द स्पर्म, उसको क्या बोलते हैं? बोलियो, बोलो। पिछली क्लास में बताया था कभी तो भी। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडल पीस कॉल्ड? यस, वेरी गुड, नेबनकन बोलते थे उसको बेटा, याद आया कि नहीं? ठीक है, ये बताया था मैंने आपको पहले ही। वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो आपको पता है वहां 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं, किसको? स्पर्म को। ठीक है, टेल इज मेड अप ऑफ सेंट्रल एक्सियल सराउंडेड बाय स्मॉल साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन एट इट्स शील। ठीक है, चलो, स्पर्म मूव बाय स्विमिंग। अच्छा ये देखो, एक स्पर्म कितना ट्रेवल करता है? ये सिर्फ 1.5 टू 3 mm पर मिनट ट्रेवल करता है बेटा। 1.5 टू 3 mm पर मिनट, पूरी एनर्जी के साथ अगर वो ट्रेवल करने लगे तो वो 3 mm पर मिनट तक पहुंच सकता है। एंड फर्टिलाइजेशन के लिए वो ऑलमोस्ट 30 मिनट में पहुंच जाता है उसकी साइट पे। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो कैप थी उसकी, इसको बोला गया है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये सारे होते हैं बेटा। ठीक है, मिडल पीस में आपको पता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 20 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एंड ये वाला पार्ट होता है टेल। यहाँ पे बेटा आपको पता है कि यहाँ पे एक होगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड एक होगा डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल में से क्या निकलेगा? डिस्टल सेंट्रियोल में से निकलेगी टेल। एंड जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये लेगी ओवम, है ना बेटा। एंड हेड में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होगा? उसका डीएनए होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, है ना। कितना इजी चैप्टर है यार ये, कुछ भी दम नहीं है इस चैप्टर में, बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ओके, चलिए, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है बेटा जो अपन देखते हैं कि ये क्या होता है करके। ठीक है, तो इन टर्मिनोलॉजीज को भी देख लेते हैं बेटा अभी। एंड इसके बाद अपन रुक जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं अपन। बाकी ये भी बहुत इजी चीज है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे अगर मैं थोड़ा एकदम शॉर्ट में पढ़ाऊँ ना, तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा कि जो एफएसएच होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एफएसएच एंड एलएच को रिलीज करते हैं। एफएसएच अगेन क्या करता है? ये काम करता है, बताया ना, एफएसएच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सर्टोली सेल्स पे काम करता है, स्पर्म प्रोडक्शन करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, एंड वो क्या बनाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस करता है बेटा। ठीक है, इसके बाद जो एलएच होता है, आपको पता है एलएच किस पे काम करता है? वो लीडिंग सेल्स पे काम करता है बेटा। एंड वो एक हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन। ये चीजें बहुत इजी है, अपनी बार बार ये होती रहती है बेटा। अगर आप इसको रीड आउट भी कर लोगे ना, तब भी अपने को आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है जो अपन ने शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, तो इसको अपन अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, स्नेहा पढ़ो। ये जोर से पढ़ रहे? अरे खाना वाना नहीं खाई क्या यार? थोड़ा जोर से पढ़ बहन। निशिका पढ़। स्नेहा रुक जाओ, रुक जाओ, स्नेहा रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, एक सेकंड रुको। अरे रुक जा बहन। अरे रुक जा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा अपन, सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? ठीक है बेटा, तो आपको मैंने बताया कि एक जो मेल होता है वो 3.5 टू 5 ml सीमेन रिलीज करता है, जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं नॉर्मली। इसमें से भी अगर आप बोलेंगे तो 60%
200 से 300 मिलियन के 60% जो है, ये नॉर्मल शेप के होना चाहिए। कभी-कभी स्पर्म का क्या होता है, स्पर्म का हेड टूटा हुआ है, स्पर्म का टेल वाला पार्ट टूटा है, कभी-कभी मिडल पीस टूटा हुआ है, ऐसे भी केसेस होते हैं बेटा। तो ऐसे जो मेल्स होते हैं, ये किस में चले जाते हैं, स्टरिलिटी में चले जाते हैं, वेरी क्लियर। तो इसको रोकने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, इसमें से 60% बड़े नॉर्मल शेप के होने चाहिए और 40 उसमें से भी बहुत हाई स्पीड विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। अगर स्पर्म काउंट लेस देन 60 मिलियन है, देखिए नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना है, 200 से 300 मिलियन, लेकिन अगर स्पर्म काउंट 60 मिलियन या 35 मिलियन है बेटा, 35 मिलियन से भी कम है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ऐसा पर्सन क्या है? ऐसा पर्सन है स्टेराइल, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। स्पर्म सर्वाइव्स फॉर 1 मंथ इन मेल जेनिटल ट्रैक्ट। मेल जेनिटल ट्रैक्ट में वो 1 महीना ज़िंदा रह सकता है एपिडिडाइमिस वाले एरिया में, ठीक है बेटा? लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वो 24 से 48 घंटा ज़िंदा रहता है। वो 3 दिन तक भी ज़िंदा रह सकता है, 72 घंटे भी ज़िंदा रह सकता है, लेकिन उसकी जो फर्टिलाइज़िंग कैपेसिटी है बेटा, फर्टिलाइज़िंग कैपेसिटी वो 24 घंटा ही होती है, इतना बात याद रखेंगे। अभी कहीं-कहीं बुक में आपको 12 घंटा मिलेगा, कहीं-कहीं बुक में आपको 48 घंटा मिलेगा, ठीक है? लेकिन अपन 24 इसको आइडियल लेके चलेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट आती है बेटा ओलिगोस्पर्मिया। स्पर्म काउंट इज लेस देन 20 मिलियन। देखिए आइडियली कितना मिलियन होना चाहिए, 200 मिलियन होना चाहिए स्पर्म काउंट। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 20 मिलियन हो रहा है, लेस देन 35 मिलियन है ये। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। इसमें मेल जो है ऐसा आप बोल सकते हो कि स्टराइल तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि स्पर्म काउंट कम है। तो ऐसे केसेस में आपको पता है ना बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, मतलब इसके इसके स्पर्म को बाहर निकालेंगे, फीमेल के ओवम को बाहर निकालेंगे एंड दोनों का फर्टिलाइजेशन करके ज़ाइगोट को निकाल के बाहर मतलब इम्प्लांट कर देंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके स्पर्म को निकाले एंड इस डायरेक्टली फीमेल जेनिटल ट्रैक वाले सीधा एम्प्यूला वाले रीजन में फेंक देंगे या डाल देंगे, ठीक है बेटा? तो ऐसा भी किया जा सकता है। इसके बाद नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रो का मतलब होता है डेड, नेक्रो का मतलब होता है सड़ना। तो नेक्रोस्पर्मिया मतलब स्पर्म्स आर डेड, 50% ऑफ द स्पर्म्स आर डेड। अज़ूस्पर्मिया, नो स्पर्म इन द सीमेन, ठीक है? अज़ूस्पर्मिया हो सकता है टेस्टिस में कोई मार लग गया हो या टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हो, तो इसको क्या बोलेंगे, अज़ूस्पर्मिया। इसके बाद अथेनोस्पर्मिया, हाईली डिक्रीज मोटिलिटी, मतलब इसकी जो टेल पार्ट होती है वो टूट गई है या हाईली मोटाइल स्पर्म नहीं है, तो इनको बोलते हैं बेटा एस्थेनोस्पर्मिया, अस्थेनोस्पर्मिया, ठीक है? टेट्रा टेट्राटोजूस्पर्मिया, डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। कभी-कभी होता है बेटा कि हेड पार्ट टूटा हुआ है, मिडल पार्ट टूटा हुआ है, टेल पार्ट टूटा हुआ है, तो डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं, टेट्राजूस्पर्मिया। एंड लास्ट है अस्पर्मिया, मतलब एब्सेंसी ऑफ सीमेन, ठीक है? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ बीमारी है बेटा जो मेल